क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कौन सा शब्द प्रतिरोध के विरुद्ध बल लगाने के मांसपेशी की क्षमता को संदर्भित करता है? तो क्या हो जाएगा? ताकत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अधिकतम शक्ति प्रयासों के दौरान उपयोग किए जाने वाली प्राथमिक ऊर्जा प्रणाली क्या कहलाती है? इसकी अधिकतम शक्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा? फास्फोजीन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी बात करें सर्वाधिक शक्ति प्रयासों के दौरान उपयोग की जाने वाली प्राथमिक ऊर्जा तो फास्फोजीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस शक्ति प्रशिक्षण पद्धति में मांसपेशी की लंबाई में बदलाव किए बिना बल लगाना शामिल होता है? तो क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक करेक्ट हो जाएगा। जैसे दीवार पे धक्का मारना क्या हो जाएगा? एक तरीके के मांसपेशी की लंबाई में बिना बदलाव को बल लगाना आइसोमेट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कूदने और फेंकने की गतिविधियों से किस प्रकार की ताकत सबसे अधिक जुड़ी होती है? तो सबसे अधिक किससे जुड़ी होती है? तो आपका विस्फोटक। जैसे कूदने वाली, एक जगह से दूसरे कूद रहे हैं, फिर इसके बाद फेंक रहे हैं, तो उसमें क्या होती है? विस्फोटक शक्ति का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की ताकत गति के उपयोग के बिना प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? तो क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक। क्या है? बिना प्रतिरोध को, जब बिना प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता होती है तो आइसोमेट्रिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के वजन के संबंध में मापी गई ताकत के लिए क्या शब्द है? किसके? शरीर के वजन के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा सापेक्ष, मतलब रिलेटिव। इसमें संबंध मापी गई ताकत को क्या कहते हैं? तो सापेक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की ताकत में तेजी से सनकी और उसके बाद संकेंद्रीय मांसपेशी क्रिया शामिल होती है? तो क्या इसमें क्या हो जाएगा आपका? प्लायोमेट्रिक। इंग्लिश में देखिए, विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इन्वॉल्व रैपिड इंसेंट्रिक फॉलोइंग बाय द, क्या है? फॉलोड बाय द इंसेंट्रिक मसल्स एक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा? प्लायोमेट्रिक आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकल से हाँ कहिए। एकल अधिकतम लिफ्ट करने वाले भारोत्तोलक के लिए किस प्रकार की ताकत सबसे प्रयोग होती है? किसकी बात कही गई है? तो आपका अधिकतम, मतलब किसमें? भारोत्तोलक के लिए, भारोत्तोलक जो होते हैं उसमें किस प्रकार की ताकत, तो ताकत होगा अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मैराथन धावकों को लंबी दूरी पर गति बनाए रखने के लिए किस प्रकार की ताकत की सबसे अधिक लाभ होता है? मैराथन धावक जो होते हैं वो ताकत, सहनशीलता, ताकत तो चाहिए चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 60 फुट एथलीट अपने प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से किस प्रकार की ताकत पर निर्भर करता है? इसके बाद 60 फुट की बात कही जा रही है, तो ये हमेशा विस्फोटक शक्ति का जो है प्रयोग करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से। सेट हमारा 22 है, 22 की बात कर लेते हैं। कौन सा शारीरिक अनुकूलन दीर्घकालीन सहनशीलता प्रशिक्षण के सबसे कम जुड़ा हुआ है? सबसे कम की कौन सा जुड़ा, किसके बारे में बात कर रहा है? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में बात कही जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ी हुई एनारोबिक एंजाइम गतिविधियां आपका ये कम जुड़ा, बाकी जुड़ा तो लेकिन अत्यधिक, मतलब चार लड़के हैं, चार लड़कों में से सुंदर कौन? लड़के तो सभी है, लेकिन उसमें से सुंदर कौन है? उस प्रकार की प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा, तो है सभी लेकिन उसमें से सबसे कम जो जुड़ा है, बढ़ी हुई एनोरेबिक एंजाइम गतिविधियां आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अंतराल प्रशिक्षण के माध्यम से हृदय संबंधित सहन शक्ति में सुधार के लिए किस चर को हेराफेर करना सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो क्या हो जाएगा? लोड तीव्रता को। अंतराल प्रशिक्षण है माध्यम से हृदय संबंधित सहन शक्ति के सुधार में, तो हेर फेर जो है आपका लोड तीव्रता में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धीरज एथलीटों के लिए अवधि का क्या है? अवधिकरण में कौन सा चरण मुख्य रूप से कम से माध्यम तीव्रता और उच्च मात्रा के साथ एरोबिक क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होता है? तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक चरण। अब ध्यान से देखिएगा, धीरज एथलेटिको के लिए अवधिकरण में कौन सा चरण मुख्य रूप से कम से माध्यम, मतलब कम से उससे अधिक और उच्च मात्रा के साथ एरोबिक क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है? तो प्राथमिक चरण, यानी कि आपका प्रिपरेटरी फेज जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह की सहन शक्ति को एक साथ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? तो क्या हो जाएगा, फर्टलेक प्रशिक्षण में आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सी प्रशिक्षण पद्धति में निश्चित रिकवरी के साथ उच्च तीव्रता प्रयास की वैकल्पिक अवधि शामिल है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से एरोबिक शक्ति, विशेष रूप से क्या है, एरोबिक्स शक्ति है? क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस ट्रेनिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, निश्चित रिकवरी के साथ उच्च तीव्रता प्रयास की वैकल्पिक अवधि शामिल है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से एरोबिक्स है। अब इसमें जो क्रॉस ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आती है तो ध्यान दीजिएगा। आपका दौड़ना चलना, हम्म, आपका क्या हो जाएगा, दौड़ना चलना साइकिल चलाना प्रशिक्षण करना, ये सब जितने भी अभ्यास होते हैं ये सब इसमें आते हैं, क्रॉस प्रशिक्षण में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे वार्तालाप करते हैं। अच्छा, ये कुछ टर्मोलॉजी देख ले। टेम्पो ट्रेनिंग क्या होता है? यह एक प्रकार का सहनशीलता, इसका सहनशीलता प्रशिक्षण है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर माध्य उच्चतम तीव्रता पर व्यायाम करना शामिल है। आपके एनारोबिक थ्रेशोल्ड से ठीक नीचे इसे लंबे समय तक तेज गति बनाए रखने की शरीर की क्षमता को सुधार करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो उसको टेम्पो ट्रेनिंग बोलते हैं। अगला इधर क्या टेम्पो ट्रेनिंग है, दूसरा क्या है, टेम्पो ट्रेनिंग में लैक्टिक थ्रेशोल्ड को लक्षित करती है, मतलब कि टारगेट करती है, मतलब टारगेट मतलब लक्षित करती है वह बिंदु जिस पर लैक्टिक एसिड रक्त में जमा होना शुरू होता है। इस सीमा के पास प्रशिक्षण करके शरीर लैक्टेट को अधिक कुशलता से साफ करने के लिए अनुकूलित होता है, जिससे बेहतर सहनशीलता प्रदर्शित करती है। कहने का सेंस ये है, सबसे अधिक 100 और 200 मीटर में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा, लैक्टिक एसिड जब बढ़ेगा तो आपके ब्लड में जो बफर टाइप का बनेगा उसमें क्या है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हाथ उठा नहीं करेगा, जब ठंडा आएगा कहे बाप रे बाप, मतलब ऐसा सिचुएशन मैंने अपने लाइफ में झेला है। हाँ तो एकदम कुछ नहीं, आपका पूरा जकड़ लेगा बिल्कुल, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं है, अगर आपको बोला 100 मीटर की रनिंग करके आओ तो लैक्टिक एसिड का तुरंत फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें टेम्पो ट्रेनिंग लैक्टिक क्या होता है, वो धीरे धीरे कुछ होता है, वो लैक्टिक एसिड को साफ करता है, मतलब दुधि अम्ल बन जाता है आपके बॉडी में, वो जकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो इसका कैंसर हो जाएगा आपका, हमने क्या बताया था, नहीं इसमें क्रॉस ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, इसमें आपका होना चाहिए अंतराल प्रशिक्षण। क्यों? क्योंकि निश्चित रिकवरी के साथ उच्चतम तीव्रता प्रयास की वैकल्पिक अवधि शामिल है, मतलब निश्चित है रिकवरी और उच्चतम तीव्रता है, तो आपका अंतराल मतलब कि इंटरवल ट्रेनिंग आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सी विधि कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति में उल्लेखनीय सुधार लाने की सबसे कम संभावना रखती है? तो क्या हो जाएगा, प्लायोमेट्रिक। इसके लिए तो आपके कार्डियोवेस्कुलर सहन शक्ति में सुधार लाने के लिए सबसे कम संभावना होती है प्लायोमेट्रिक का, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बार बार सब मैक्सिमल प्रयास की आवश्यकता वाले खिलाड़ियों में या खेलों में मांसपेशियों की सहन शक्ति में सुधार के लिए सबसे प्रयुक्त तरीका क्या है? तो सर्किट ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। इसमें बार बार सब मैक्स मेल प्रयासों की आवश्यकता वाले खेलों में मांसपेशी के सहन शक्ति में सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कंट्यूजन ट्रेनिंग कंट्यूजन है कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की प्राथमिक विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, आराम अंतराल के साथ अधिकतम तीव्रता का प्रयोग करना, यही क्या है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की प्राथमिकता आपका अवधि नहीं है। अगला क्वेश्चन 9, उचित रूप से लागू किए गए निरंतर सहनशीलता प्रशिक्षण से कौन सा शारीरिक अनुकूलन होने की संभावना सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा इसका, माइक्रोकॉन्ड्रियल घनत्व में कमी। उचित रूप से लागू किए गए निरंतर सहनशीलता प्रशिक्षण में शारीरिक अनुकूलन होने की संभावना सबसे कम हो जाएगी, तो माइक्रोकॉन्ड्रियल घनत्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अप्रशिक्षित शुरुआती लोगों में सहनशीलता प्रशिक्षण के लिए धीमे नियंत्रण लागू को विधि को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? किसकी बात की, अप्रशिक्षित मतलब जो ऐसे घरेलू टाइप के लोग हैं जो अप्रशिक्षित हैं, उसमें सहनशीलता प्रशिक्षण के लिए धीमे निरंतर विधि को लागू करने की
इनमें से सबसे कौन सी है? तो हम क्या करेंगे, अवधि 30 मिनट से कम नहीं रहेगा, हृदय गति आपका 40 से 80 रहेगा, ये हम करेंगे, इसमें सबसे प्रयुक्त माना जाता है जो अप्रशिक्षित शुरुआती लोग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फर्टलेक या वेरिएबल विधि के लिए हृदय की धड़कन की सीमा डैश तक होती है? क्या होती है? आपका 40 से 80 बीट्स प्रति मिनट आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। कौन सा मिलान इसमें गलत है? फर्टलेक, फर्टलेक आपका स्वीडिश शब्द है, बिल्कुल परफेक्ट है। फर्टलेक विधि वेरिएबल स्पेस मेथड रूपांतर सही है। फर्टलेक का अर्थ स्पीड प्ले है। फर्टलेक पूर्ण नियोजित नहीं होती, ठीक है। फर्टलेक विधि अवधि 15 मिनट से 1 घंटा होता है, तो ठीक है। फर्टलेक विधि अंतराल विधि की उप विधि, यही आपका गलत है, तो ऑप्शन एफ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फर्ट फास्ट कंटिन्यूअस विधि में संबंधित कौन सी बात गलत है? क्या है, प्रशिक्षक के लिए अवधि 20 मिनट से कम नहीं, ठीक है, नहीं होना चाहिए। हृदय गति 20 से 40, यही आपका गलत हो जाएगा। फास्ट कंटिन्यूअस में इतना ज्यादा थोड़ी। कंटिन्यूअस की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और आकार बढ़ने में मदद करता है, करेक्ट है। व्यायाम की गति महत्वपूर्ण, करेक्ट है। व्यायाम की गति में जहाँ एनारोबिक थ्रेशोल्ड, ठीक है। VO2 मैक्स में सुधार के लिए प्रभावी, बिल्कुल परफेक्ट है। फास्ट कंटिन्यूअस की बात। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। कौन सा विषम है? इसमें से आपको चुनाव करना है, कौन सा विषम है। तो आपका क्या हो जाएगा, अंतराल विधि, यही आपका विषम है। फर्टलेक टेनिस, स्लो कंटिन्यूअस मेथड, वेरिएबल पेस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड, कंटिन्यूअस मेथड, ये सब एक है, जबकि अंतराल आपका अलग है। जैसे 50 मिनट दौड़े, रेस्ट, पॉज, ये फिर इसके बाद दौड़े, पॉज। लेकिन फर्टलेक स्लो कंटिन्यू वेरिएबल में क्या होता है, हम कंटिन्यू क्या करते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो कौन सा विषम है? वेरिएबल पेट, बाकी अंतराल विधि, पुनरावृत्ति विधि, लगातार विधि, प्रयोगिता विधि, ये सबसे, लेकिन आपका विषम करते हैं वेरिएबल पेट मेथड विधि, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के संबंधित खेलों के लिए प्रभावी होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा और हमेशा सहन शक्ति यानी कि इंडोरेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सहनशीलता व्यायाम की किस विधि में व्यायाम को अपूर्ण रिकवरी के अंतराल के साथ अपेक्षाकृत उच्च तीव्रता पर किया जाता है? तो अंतराल विधि पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सहनशीलता किस विधि में व्यायाम पूर्ण क्षति पूर्ति होने के अंतराल के साथ तीव्रता 90 से 100% पर किया जाता है? फिर से ध्यान से देखिएगा। सहनशीलता की किस विधि में व्यायाम पूर्ण क्षतिपूर्ति होने के अंतराल के साथ तीव्रता 90 से 100% पर किया जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, अंतराल विधि करेक्ट हो जाएगा आपका। अंतराल विधि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं, इसमें तो अंतराल नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए सहनशीलता की किस विधि में व्यायाम की पूर्ण क्षति पूर्ति होने के अंतराल के साथ तीव्रता से 90 से 100 पर अधिक, तो इसमें हो जाएगा पुनरावृत्ति हो जाएगा, ठीक है। पुनरावृत्ति क्यों? क्योंकि व्यायाम पूर्ण क्षतिपूर्ति होने के अंतराल के साथ है ना, तो इसमें पुनरावृत्ति हो जाएगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक को अभ्यास के तुरंत बाद प्रशिक्षुओं की हृदय गति कितने सेकंड पर मापनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 6 या 10 सेकंड के बीच मापनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा विषम है? विषम को चुनाव करना है। गति सहन शक्ति आपका 45 सेकंड तक, ये बिल्कुल सही है। अल्प समय सहन शक्ति 45 सेकंड से 2 मिनट, ये भी परफेक्ट है। मध्य सहन मध्य समय सहन शक्ति आपका 2 से 11 मिनट है, बिल्कुल परफेक्ट। दीर्घ समय सहन शक्ति 11 मिनट से अधिक आपका दीर्घ हो जाएगा। एरोबिक सहन शक्ति 15 सेकंड, भैया 15 सेकंड नहीं होगा, ये तो लंबा चलेगा ना, ये तो छोटा बे दे दिया है। एरोबिक मतलब जिसने ना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसमें 15 सेकंड कैसे होगा? अगर यहाँ पे ज्यादा रहता, मिनट मिनट रहता, तो बिल्कुल परफेक्ट रहता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहीं करते हैं क्लास को स्टॉप।